नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रीट पर्यावरण अध्ययन का हमारी सभ्यता और संस्कृति। जी हाँ, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा में जो हमारी पर्यावरण अध्ययन में BS में इन्वायरमेंट स्टडीज़ में हमारी सभ्यता और संस्कृति का पार्ट है, यह पार्ट नंबर 6 है। और इस पार्ट से दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। जी हाँ, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है, इसलिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। रीट एग्जाम में पूछे गए प्रश्न भी हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे कंसेप्ट को से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे कंबाइन किया गया है। टॉप 100 क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए पेपर में आने वाले क्वेश्चनों के लिए संभावित प्रश्न की बात करेंगे। और इसके पहले क्लासेज पार्ट वाइज यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी लिंक दे दी गई, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक क्लास यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़िए, नोट्स PDF फाइल फ्री में प्राप्त कीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रथम प्रश्न दिया गया है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? आप सभी जानते हैं 22 जुलाई 1947 की बात करेंगे, अपनाने की बात करेंगे। और भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक का स्तंभ है, इसको कब अपनाया था? सभी फटाफट कमेंट कर दीजिए। 5 सेकंड को प्रत्येक प्रश्न पर आपको वक्त दिया जाएगा कमेंट करने के लिए। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है, कब इसे अपनाया गया है? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। कब अपनाया गया साथियों? आपके 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान गाया गया था? कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, नागपुर। जी हाँ, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रगान गाया गया था? तो वह साथियों आपका कलकत्ता अधिवेशन 1911। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। फोर्थ प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? सभी जानते होंगे हम किसकी बात करेंगे, बरगद की बात करेंगे। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी यहाँ पे मोर हो जाएगा। राष्ट्रीय फल की बात करते हैं, सभी लोग बताइए राष्ट्रीय फल कौन सा है? बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सभी कमेंट करके बताइए। साथियों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया? जी हाँ, यहाँ पे दिया गया 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है। हाथी को, गैंडा को, चीता को, गाय को। फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एग्जाम को फतेह करना है तो आपका एक एक कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, शर्मान है। तो 2010 में भारत का राष्ट्रीय धरोहर जो पशु घोषित किया गया है और कोई नहीं, हम हाथी की बात करेंगे। पर्यावरण मंत्रालय ने हाथियों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाते हुए राष्ट्रीय धरोहर पर पशु जो है घोषित कर दिया। राष्ट्रीय पशु वन्य जीव बोर्ड NBWL की स्थायी समिति के 13 अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथियों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 13 अक्टूबर 2010 की बात करें, ये सन, ये तारीख अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। भारत में बाघों के संरक्षण हेतु बाघ परियोजना कब चलाई जाती है? 73, 75, 93, 95 पर। देखिए, भारत में बाघ संरक्षण बाघ परियोजना की बात करें, जब भी बाघ परियोजना का जिक्र होता है 1973 जो सन है, इसको याद किया जाता है। यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया वह साथियों सही हो जाएगा। 1973 में हुआ जो प्रोजेक्ट टाइगर है, देश में बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। इस प्रयास के तहत टाइगर रिजर्व फिर बनाए गए। अगला ये भी काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जू कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009, 14 जनवरी 2008, 5 सितंबर 2009, 26 मार्च 2008। जी हाँ, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जू कब घोषित किया गया है? सभी परिचित होंगे, हम बात करेंगे अक्टूबर 2009 की बात करें। भारत सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया गया था,
लेकिन 4 अक्टूबर 2009 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलवायु घोषित करने का फैसला किया गया। ये 5 अक्टूबर 2009 ये तारीख याद कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से पर्व को भारत का राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है? देखिए, स्वतंत्रता दिवस को भी राष्ट्रीय पर्व कहा जाता है। गणतंत्र दिवस ये मुख्य आपके राष्ट्रीय पर्व है। और गांधी जयंती जो होती है, ठीक है, अहिंसा दिवस की बात करेंगे, 2 अक्टूबर की बात करेंगे, ये भी आपको एक राष्ट्रीय पर्व कहलाता है। ये सभी 4th ऑप्शन सही कर लीजिए। गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस देश में मनाए जाने वाले 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। भारत सरकार ने देश के राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया, ये भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय पर्व जो हमारे 3 हैं, इन पर अवकाश भी घोषित होता है। निम्न में से कौन सी लिपि राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं मनाई जाती? सभी परिचित हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये 3 ऐसी लिपि हैं जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती हैं। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा। लेकिन 10 दिसंबर जो है राष्ट्रीय या 10 दिसंबर लिपि राष्ट्रीय पर्व के रूप में नहीं मनाई जाती। तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सभी कमेंट कीजिए। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में 10 दिसंबर को मानवाधिकार घोषित किया गया था। कब किया था? 1948 में, जिसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना और इसके पालन के प्रति सजग रहने का संदेश देना होता है। अगला प्रश्न है साथियों, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 5 सेकंड के लिए वक्त है, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। तो गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? श्रवण कृष्ण तृतीया, श्रवण शुक्ल तृतीया, भाद्र शुक्ल तृतीया, आषाढ़ कृष्ण तृतीया। जी हाँ, राजस्थान में जो बड़ी तीज मनाई जाती है साथियों, वह कब मनाई जाती है? आप सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे भाद्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको डाउट है, बेफिक्र कमेंट कीजिए। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सुरपरी है, सुरमान है। जयसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथियों, ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना होती है? तो ईस्टर के पीछे का जो त्यौहार होता है, उस पर जो ईसाइयों की भावना होती है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न जो कि इंटरेस्टेड प्रश्न है राजस्थान राज्य के लिए, गधों का मेला कहाँ लगता है? जी हाँ, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर। ये राजस्थान के लिए नहीं है, ये नेशनल लेवल का प्रश्न है। गधों का मेला कहाँ लगता है? सभी बताइए। तो गधों का मेला हम बात करेंगे जयपुर नगरी बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में एक ऐसी जगह है, वह जयपुर है, जहाँ पिछले 500 साल गधों का मेला लग रहा है, 500 सालों से लग रहा है। और जयपुर के पास किस स्थान पर? भावगढ़ बंध्या गांव पर होता है। गांव भी है, तो भावगढ़ बंध्या गांव है, वहां पर है, जो कि जयपुर के नज़दीक ही है। राजस्थान के बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले कौन थे? जी हाँ, राजस्थान के बहुरूपिया कला। अब बहुरूपिया मतलब समझ गए होंगे, अनेक कलाएं, उनके अनेक रूप। तो अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले जो थे, उनका नाम जो सुनहरे अक्षरों से लिया जाता है, जानकी लाल। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है, वह साथियों क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव। बी ऑप्शन सही कर लेना है। ये सारे नोट्स पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक ऑलरेडी दे दी गई है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर पेज पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है, जरूर फॉलो कीजिए, लिंक पर आपको मिल जाएगा। अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार को अवश्य फॉलो कीजिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शक संवत के अनुसार 22 जून और 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? जी हाँ साथियों, शक संवत के अनुसार 22 जून, यहाँ पे डेट क्या दी गई, डेट याद रखिएगा। 22 जून तथा 23 जुलाई को मध्य का जो काल होता है, समय होता है, उस माह के रूप में क्या माना जाता है? यानी जून और जुलाई के बीच जो महीना होता है, अर्थात बारिश के मौसम की बात कर रहे हैं। तो बारिश का मौसम की बात कर रहे हैं, अर्थात हम आषाढ़ महीने की बात करें।
ठीक है, तो यहाँ पे हम पहला ऑप्शन आषाढ़ महीने वाला ऑप्शन हम सही कर लेंगे। अंगदा दिया गया कि छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। छोटी तीज का त्यौहार, तो छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार देखा जाए तो श्रावण की बात करेंगे। कहीं कहीं आपको भाद्रपद भी मिल जाता है, लेकिन श्रावण की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में श्याम जी मेला कहाँ आयोजित होता है, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान में श्याम जी मेला, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर टॉप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत ही इम्पैक्ट के साथ प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे हम करेंगे। तो राजस्थान में श्याम जी मेला जो आयोजित होता है वह कहाँ पर होता है साथियों, आपके सीकर में होता है। बी ऑप्शन को हम यहाँ पर सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रानी सती के मेले का आयोजन किया जाता है। झुंझुनू, नागौर, पाली, गंगानगर। जी हाँ, किस जिले में रानी सती के मेले का आयोजन किया जाता है, फटाफट कमेंट कीजिए। हम बात करेंगे झुंझुनू जिले। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि रीट 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है। बेणेश्वर मेला, पुष्कर मेला, खेजड़ी मेला, माघ का मेला। देखिए, आप सभी परिचित होंगे, जानते हैं आप लोग, यानी सर्वव्याख्याता हैं कि जो आपका बेणेश्वर मेला है, पुष्कर मेला है, खेजड़ी मेला है, ये राजस्थान के प्रमुख मेले हैं। लेकिन माघ का मेला जो होता है यह राजस्थान का नहीं होता है। अब बात ये उठता, माघ का मेला है कहाँ, तो सभी लोग जानते हैं। माघ का मेले की अगर बात करें, सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या उत्तर प्रदेश बात कर रहे हैं, क्या उत्तराखंड बात कर रहे हैं, क्या मध्य प्रदेश की बात करें। तो माघ का मेला किस राज्य से संबंधित है, फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान के किस जिले में बेणेश्वर का जनजाति कुंभ आयोजित होता है। जी हाँ, बेणेश्वर मेला जो कि लगता है, तो किस जिले में जनजाति कुंभ यह आयोजित किया जाता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। वह जिला और कोई नहीं, आपका डूंगरपुर। बी ऑप्शन सही कर लेना। अगला है, कौन सा मेला जैन धर्म से संबंधित है। जी हाँ, जैन धर्म से संबंधित मेले का नाम बताना है, और उन्हीं के नाम से है कि महावीर, नाम से ही पता चल जाता है जैन धर्म, एक जैन नाम पड़ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, जो कि रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सुमेलित नहीं, मेले और राज्य दिया गया है। अंबाजी मेला गुजरात में, बिल्कुल सही बात है। मांग का मेला उत्तर प्रदेश में है, देखिए हमने आपसे पूछा भी था। और बेणेश्वर मेला राजस्थान में, इसका भी जिक्र हो चुका है। अब बचता है आपका कौन सा, नैना देवी मेला। तो नैना देवी मेला मुझे लगता है उत्तराखंड पे है, असम पर नहीं है, तो यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा, बाकी तीनों हमारे सत्य हो जाएंगे। अगला, निम्न में से कौन सा आभूषण सिर का आभूषण नहीं होता है। जी हाँ, छटला, रखड़ी, शीश फूल, मेहंदी। ऐसा आभूषण बताइए जो सिर पर आभूषण ना हो, ये सिर पर इसे नहीं पहना जाता, ठीक है, इस वस्तु को, ठीक है। तो आपका दोस्तों छटला जो आभूषण है यह सिर पर नहीं पहना जाता। बाकी रखड़ी, शीश फूल, मेहंदी ये सिर के आभूषण हैं। तो छटला का आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन, प्यारे 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 भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है रीट एग्जाम को फतेह करना, सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, सिर का आभूषण कौन सा नहीं, आपको कमेंट करके बताना है। अगला, इनमें से किस आभूषण को दांत का आभूषण कहा जाता है। सटका, चूंप, ठुस्सी, पोछी। देखिए, दांत का आभूषण का जिक्र होता है तो चूंप नाम आता है। नाक में पहनने वाला आभूषण को चोप कहते हैं, और जो चूप होता है, ये चूप व रखन, ये क्या होता है, एक आपके दांतों का आभूषण होता है। चूप या रखन दांतों का आभूषण है, और नाक में पहनने वाले को चोप कहते हैं। तो चोप और चूप ये दोनों में आप लोगों को समझ लेना है, अंतर कर लेना है। राजस्थान के निवासियों के सब वेशभूषा क्या होती है। तो राजस्थान की सब अगर वेशभूषा की बात करें, पगड़ी की भी बात करेंगे, अंगरखिया की बात करेंगे, और दुपट्टे की भी बात करेंगे, अर्थात ये सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान में स्त्रियों की वेशभूषा नहीं है। कांचली, सतरंगा, लहरिया, अचकन। जी हाँ, राजस्थान की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, उनकी वेशभूषा कौन सी नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कांचली, सतरंगा, लहरिया ये तीनों राजस्थान स्त्रियों की, महिलाओं की वेशभूषा है, लेकिन अचकन नहीं। तो अचकन किस राज्य की महिलाओं की वेशभूषा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट बताइएगा।
अगला प्रश्न है, बढ़ार का भोज किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तीर्थ यात्रा पर, जन्म पर, विवाह पर, मृत्यु पर किया जाता है। जी हाँ, एक नाम है आपके राजस्थान पे बढ़ार का भोज किया जाता है। वह कब किया जाता है? विवाह पर। विवाह के अवसर पर जो भोज किया जाता है उसे बढ़ार बोला जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नए मकान में प्रवेश करने से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है। अक्सर होता है, सगे संबंधियों को खाना खिलाया जाता है। तो राजस्थान में यह प्रथा को क्या नाम से जाना जाता है? तो इस प्रथा को साथियों राजस्थान में नांगल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सभी लोग बताइए। राजस्थान में यह प्रथा क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है। ठीक है, कोई डाउट हो फटाफट अंदाज में कमेंट करके बताइए। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौशार क्या है साथियों? अरावली पर्वत की एक जनजाति है, राजस्थान की एक झील है, ऊंट की एक प्रजाति है, या राजस्थान में मृत्यु भोज पर एक प्रथा है? मौशार की बात करेंगे। मौशार क्या है दोस्तों? तो राजस्थान में मृत्यु पर जो भोज होती है वही इस प्रथा है और इस प्रथा को मौशार बोला जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से राजस्थान का वह जिला जो कलाकंद के लिए प्रसिद्ध हो। जी हाँ, कलाकंद। बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, अलवर। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। राजस्थान का वह जिला जो कलाकंद के लिए प्रसिद्ध है, सभी परिचित हैं। हम किसकी बात करेंगे? जयपुर की बात करेंगे। बी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह जिला कौन सा है जो अपनी मावे की कचौरियों के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, मावे की कचौरियों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान के जिले का नाम बताइए। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वह है सोचियो जोधपुर। जी हाँ, जो अपनी मावे की कचौरियों के लिए प्रसिद्ध है वह राजस्थान का जिला जोधपुर कहलाता है। अगला है, कुमुट के पेड़ से प्राप्त फल को क्या कहलाता है या किस नाम से जानते हैं? शांगरी, चपटिया, कैर या कचरिया? जी हाँ, कुमुट का जो पेड़ पाया जाता है उससे जो फल प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या लिया जाता है? उसका नाम चापटिया लिया जाता है। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सभी फटाफट अंदाज में कमेंट करिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 7वीं सदी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण करवाने वाले मौर्य वंशी राजाओं ने, जी हाँ, मौर्य वंशी राजाओं ने करवाया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। अगला प्रश्न है साथियों 35 नंबर प्रश्न जो कि स्क्रीन पर दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। 5 सेकंड के लिए आपको वक्त दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया? अगर आपका जवाब महाराणा कुंभा है, बिल्कुल सही है। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। चारों ओर रेत के ऊंचे टीले से घिरा दुर्ग कहलाता है? धानु दुर्ग, परन दुर्ग, पारित दुर्ग, गिरि दुर्ग। जी हाँ, सभी बताइए। चारों ओर से रेत के टीलों से घिरा हुआ दुर्ग जो कहलाता है उस जो दुर्ग का नाम है सभी परिचित होंगे, धानु दुर्ग। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, किस स्थल पर जंतर मंतर है? जी हाँ, जयपुर पर है, नागौर पर, किशनगढ़ पर, सवाई माधोपुर। तो जंतर मंतर जो है दिल्ली में भी एक है जहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन राजस्थान में जंतर मंतर भी है। और कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो वह साथियों जयपुर बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रीट एग्जाम 2011 में आया हुआ प्रश्न था कि राजस्थान के किस जिले में नाहटा संग्रहालय अवस्थित है? जी हाँ, नाहटा संग्रहालय किस जिले में है? सभी फटाफट अंदाज बताइएगा। नाहटा संग्रहालय जो अवस्थित है राजस्थान के किस जिले पर अवस्थित है? वह और कोई जिला नहीं, हम बात करेंगे किसकी बात करेंगे? दौसा नहीं, चुरू की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, चुरू की बात करेंगे। चुरू वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विजय स्तंभ किसने बनवाया? जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा। तो विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है। यह एक स्तंभ अर्थात ये टावर है। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिजली के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर सारंगपुर की लड़ाई में विजय के स्मारक के रूप में सन 1440-1448 के मध्य बनवाया गया था। 8 सालों में ये मध्य बनवाया गया था। राजस्थान में झीलों की नगरी है, ये भी रीट 2011 में आया हुआ प्रश्न है। राजस्थान में झीलों की नगरी कहाँ पर है? झीलों की नगरी किसे बोला जाता है? सभी बताइएगा।
तो उदयपुर को बोला जाता है। जी हाँ, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे बोला जाता है? उदयपुर को बोला जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध किला स्थित है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बूंदी या आपके कुंभलगढ़ की बात करेंगे। जी हाँ, जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध जो किला है, सभी फटाफट अंदाज में बताइए वह कौन सा है साथियों? तो आपका हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जी हाँ, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों के लिए आकर्षक का केंद्र क्या है? तो चित्तौड़गढ़ के किले जो है वह पर्यटकों का जो ठीक है आकर्षण का जो केंद्र होता है वह क्या होता है? सभी लोग क्या विजय स्तंभ है? सभी बताइए। बिल्कुल, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया गया कि राज्य का पहला हेरिटेज होटल शामोद हवेली, अजीत भवन, सरिस्का पैलेस या खींवसर, सभी बताइए। तो राज्य का पहला हेरिटेज जो होटल है आपके राजस्थान राज्य का पहला हेरिटेज होटल वह साथियों आपका है अजीत भवन जोधपुर। बी ऑप्शन सही कर लेना है। राज्य में सर्वाधिक पर्यटक किन स्थलों को देखने आते हैं? ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, वन्यजीव संरक्षण। जी हाँ, राज्य में सर्वाधिक पर्यटक जो जिन स्थलों को देखने आते हैं वह स्थल आपको बताना है, वह स्थल है ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला है राजस्थान में उदयपुर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है क्योंकि यहाँ आकर्षक किला है, सघन प्राकृतिक वनस्पति है, मनोरम पहाड़ियाँ हैं या सुरम्य झीलें हैं, सभी बताइए। तो राजस्थान में उदयपुर पर्यटन के लिए रूप में जो विकसित हुआ है, तो हमने पढ़ा भी था कि झीलों की नगरी उदयपुर कहा जाता है, एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो आपने पढ़ लिया होगा कि झील से संबंधित है, अर्थात सुरम्य झील की बात करेंगे। अगला प्रश्न है मशहूर बिमल शाही व लूवड़ शाही मंदिर कहाँ पर है? सभी बताइए। तो मशहूर बिमल शाही, जी हाँ, मशहूर आपका बिमल शाही और लूवड़ शाही जो मंदिर है वह आबू पर्वत पर है। कहाँ पर है साथियों? आबू पर्वत, पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न दिया गया सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सभी परिचित होंगे। क्या हम भरतपुर की बात करेंगे, जयपुर की बात कर रहे हैं? दो में मुझे लग रहा होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? आपका कमेंट क्या कहता है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का जिक्र हो चुका है। देखिए साथियों, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का जब भी जिक्र होता है हम बात करेंगे अलवर की। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइएगा। जयपुर में स्थित हवा महल में खिड़कियों की संख्याएं कितनी है? जी हाँ, हवा महल बहुत ही प्रसिद्ध है जयपुर में, तो इन पर खिड़कियों की संख्या आपको बताना है। तो लगभग मेरे अंदाज से 953 के आसपास है। आप राजस्थान शहर से हैं, आप हवा महल के आसपास के इलाके से हैं, तो ज़रूर बताइए कितनी खिड़कियां हैं, सभी बताइए। रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न सूर्य नगरी का नाम बताइए। तो सभी लोग जानते हैं सूर्य नगरी किसे बोला जाता है? राजस्थान राज्य का एक ऐसा जिला, ऐसा शहर जिसे सूर्य की नगरी बोला जाता है वह कहलाता है जोधपुर। जी हाँ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला राजस्थान के लौह पुरुष। जी हाँ, राजस्थान के लौह पुरुष किस नाम से जाने जाते हैं? सभी परिचित होंगे। हम बात करेंगे दामोदर लाल व्यास। जी हाँ, राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर लाल व्यास जी को बोला जाता है। बांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जी हाँ, बांगड़ के गांधी। ये शब्द अपने माइंड पे बैठाते जाइएगा, धीरे धीरे सारे प्रश्न को कर रहे हैं, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। तो बांगड़ के गांधी के नाम से विख्यात जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वह आपके भोगीलाल पांड्या। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइए। भोगीलाल पांड्या की बात करेंगे, इन्होंने बहुत कुछ भोगा है तब इनका नाम आया है। घनश्याम दास बिरला, माणिक लाल वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, डॉक्टर दौलत सिंह, ये राजस्थान के उपराष्ट्रपति हैं, मंत्री रह चुके हैं, पद्म विभूषण प्राप्त हैं या भूषण प्राप्त हैं, पद्म भूषण या विभूषण प्राप्त हैं। तो घनश्याम दास बिरला, माणिक लाल वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह और डॉक्टर दौलत सिंह, ये जो चार आपके नाम दिए गए हैं ये सभी राजस्थान के क्या रह चुके हैं? सभी लोग बताइएगा। तो ये राजस्थान के पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति हैं। क्या है? पद्म विभूषण प्राप्त व्यक्ति हैं ये चारों नामों की बात करें। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात सेठ
जमनालाल बजाज का जन्म कहाँ हुआ था? सभी बताइए। काफ़ी इंटरेस्टेड प्रश्न है। जी हाँ, सिलेक्शन वाले प्रश्न। तो हम बात करेंगे साथियों, सीकर जिले के काशी का बास ग्राम में इनका जो है जमनलाल बजाज का जन्म हुआ था। अगला है, शेरे काश्मीर के जन्म से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है, तो शेरे राजस्थान में कौन है? शेरे काश्मीर के नाम से शेख अब्दुल्ला को जाना जाता है, तो शेरे राजस्थान कौन है? सभी बताइए। तो शेरे राजस्थान जो कहलाते हैं आपके जय नारायण व्यास जी। भी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। अगला प्रश्न है जो आपकी रीट 2012 में पूछा गया प्रश्न है। क्या प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अर्थात देश राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर जिलों में लगा हुआ है? सभी बताइए। राज्य का, हमारे देश का राजस्थान के जैसलमेर और श्री गंगानगर जिले से लगा हुआ जो कहलाता है गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पाकिस्तान। देखिए देश राज्य दोनों दिया गया है ऑप्शंस पर, अब आपको कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। जी हाँ, देश की बात होती है। श्री गंगानगर, जैसलमेर ये दोनों जो है आपके पाकिस्तान देश से लगे हुए नेशनल आपके क्या कहलाएंगे? सभी बताइए। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य के वृक्ष, राजकीय पक्षी और राज्य जंतु क्रमशः हैं? सभी बताइए। क्रमशः यहाँ पे बताएगा। पहले क्या दिया गया? वृक्ष, पक्षी और जंतु। तो वृक्ष आपका क्या है? खेजड़ी है, और पक्षी आपका गोडवान है, और जंतु क्या है? चिंकारा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सभी बताइए। देखिए राजकीय अगर वृक्ष पूछा जाता है खेजड़ी है, रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिप सिनेरेरिया है, इसको 1983 में राजकीय वृक्ष घोषित किया। प्रश्न आ सकता है राजस्थान का राजकीय वृक्ष कब घोषित किया गया, या खेजड़ी को कब घोषित किया गया? 1983 में राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। राजस्थान का राजकीय पक्षी 1981 में गोडवान को राजस्थान का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। कब किया गया राजकीय पक्षी राजस्थान को? 1981 में किया गया था। अगला प्रश्न रीट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पक्षी कौन है? तो हम बात ही कर चुके हैं गोडवान। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। कोई डाउट हो फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए, फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राजकीय पशु कौन है? ये भी रीट 2016 में पूछा गया है। तो पशु अगर बात करते हैं सभी जानते होंगे, ऊँट की ही बात करेंगे। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है। अगला है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? जी हाँ, जो मंडन है ये किस दुर्ग का शिल्पी था? सभी लोग बताइए। तो यह कुंभलगढ़। जी हाँ, मंडन जो है कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था। सी ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला, किस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर तक देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है? जी हाँ, सभी बताइएगा। किस दुर्ग में अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में अगर क्या होता है, सिर में जो पगड़ी होती है वो गिर जाती है। उस दुर्ग का नाम आपको बताना है। ठीक है, चलिए सभी लोग बताइए। उस दुर्ग का नाम और कोई नहीं, कुंभलगढ़ या कुंभलगढ़ दुर्ग कहलाता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, जयपुर स्थित जयगढ़ के किले के प्रवेश द्वार पर एशिया के सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित किया गया। इसका नाम क्या है? उस तोप का नाम बताना है। उस तोप का नाम जय बाण है। जी हाँ, जयपुर में स्थित जो जयगढ़ किले में प्रवेश के द्वार पर एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी हुई है जिसे महाराजा सवाई जयसिंह ने निर्मित करवाया, उस तोप का नाम जय बाण है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। 60 प्रश्न कर चुके हैं, 40 प्रश्न और हैं क्योंकि ये टॉप 100 प्रश्नों की है आपकी मैराथन क्लास है। हमारी सभ्यता और संस्कृति, राजस्थान की बात करेंगे, रीट एग्जाम की बात करेंगे। तोरण दुर्ग का उदाहरण बताइए। जी हाँ, तोरण दुर्ग का उदाहरण है, फटाफट अंदाज में बताइएगा, वह आपका सिवाना है। भी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला, राजस्थान में 8वीं 10वीं सदी में किस शैली के कई मंदिर बने जिनमें आभानेरी का हर्ष माता का मंदिर, मत्स्यराज का मंदिर प्रमुख है? सब बताइए किस शैली के कई मंदिर बने हुए। अब आपको शैली बताना है यहाँ पे, तो वह शैली मुगल शैली है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे।
अगला है कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम बताइएगा। जी हाँ, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? भटनेर का किला, विजय मंदिर का किला, शाहबाद का किला, शेरगढ़ का किला। भाई हमारा भी कभी कभी नाम ले लिया जाता है। जी हाँ, विजय, क्योंकि विजय अगर करना है, जीत अगर हासिल करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और विजय तभी मिलती है जब अभ्यास और मेहनत किया जाता है, तभी एक सरकारी सीट हमारे घर में आने वाली है, आपके माता पिता खुश होने वाले हैं। तो कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम बताइएगा फटाफट अंदाज में। वह साथियों शेरगढ़ का किला। जी हाँ, डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला तारागढ़ का किला किस जिले पर स्थित है? जी हाँ, सभी बताइए, तारागढ़ का किला जो है किस जिले पर स्थित है? तो अजमेर जिले पर जो है तारागढ़ का किला स्थित है। तारागढ़ का किला राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। तारागढ़ का किला दुर्गों के गिर श्रेणी में आता है। तारागढ़ किले का निर्माण अजय राज चौहान ने करवाया था। तारागढ़ का दूसरा किला इसी के नाम से दूसरा किला बूंदी में स्थित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है भैया? सभी बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे मित्र, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें। जोधपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, ये 4 ऐसे शहर हैं जो लगभग सभी प्रश्नों पर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। एक झुंझुनू, ठीक है। तो लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित, सभी बताइएगा। जब भी लालगढ़ पैलेस की बात करते हैं बीकानेर का नाम सर्वोपरि आ जाता है। जी हाँ, सभी बताइएगा। राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग को, रणथंभौर को, भटनेर को या सोनारगढ़ को कहा जाता है? तो राजस्थान में दुर्गों में दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? सभी जानते हैं, शायद आप लोग कमेंट भी कर चुके होंगे। हम बात करेंगे रणथंभौर दुर्ग को। जी हाँ, राजस्थान के दुर्गों में दुर्गाधिराज किसे कहा जाता है? रणथंभौर दुर्ग को कहा जाता है। अगला है अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। यह दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सभी बताइएगा। तो राइट ऑप्शन हम किसकी बात करेंगे? सिरोही की बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात करेंगे। अगला है निम्नलिखित में से खटकोण देवालिया अवस्थित के अनुरूप सुमेलित करना है। यहाँ पे दिया गया है गैटोर, पंचकुंडा, छात्रविलास, देवकुंड, बड़ा बाग। नीचे कूटनीतिक भाषा दिया गया है। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी बताइए। देखिए, पंचकुंडा की बात करते हैं तो जयपुर नाम आता है। छात्र विलास की बात करते हैं तो जोधपुर नाम आता है। एंड देवकुंड की जिक्र होता है तो फिर आपका क्या आता है? बीकानेर या कोटा। जी हाँ, देवकुंड में कोटा हो जाएगा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देवकुंड का क्या हो जाएगा, सभी बताइए। देवकुंड का आपका बीकानेर होगा, क्योंकि कोटा हो चुका है। कैसे हो चुका है, सभी बताइए। देखिए, गैटोर का जयपुर हो गया, पंचकुंडा का जोधपुर हो गया, छात्र विलास का कोटा हो गया, देवकुंड का बीकानेर हो गया और बड़ा बाग का जैसलमेर हो गया। अर्थात जो भी ऑप्शन दिया गया 5 4 3 2 1 ये हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तारागढ़ किले का सबसे ऊंचा भाग क्या कहलाता है? जी हाँ, तारागढ़ का जो किला है इसका सबसे ऊंचा जो भाग कहलाता है वह मीरान साहब की दारगाह कहलाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला दिया गया किस दुर्ग को गढ़ बीठली तथा राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है? जी हाँ, उस दुर्ग का नाम बताइए जिसको गढ़ बीठली तथा राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। वह साथियों और कोई नहीं, आपका तारागढ़ दुर्ग। डी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। निम्न में से कौन सा जिला अरावली पर्वतमाला पे स्थित नहीं है? जी हाँ, ऐसे जिला का नाम बताइए जो अरावली पर्वतमाला पर स्थित ना हो। देखिए, कुंभलगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, ये तीनों अरावली पर्वतमाला पर स्थित हैं, लेकिन गगरोड जो है यह अरावली, गगरोड का जो किला है यह आपके अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं है। राजस्थान का वेल्लौर कहलाता है, कौन सा कहलाता भैया, सभी बताइएगा। राजस्थान का वेल्लौर आपका भैंसरोडगढ़ कहलाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अगला, राजस्थान का वह किला जिसकी आकृति मयूर के समान है, इसलिए उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, और वह साथियों जोधपुर का किला कहलाता है। अगला है, इनमें से कौन सा किला जिसका निर्माण मौर्य राजा चित्रांगद ने करवाया था? जी हाँ, मौर्य राजा चित्रांगद ने किस किले का निर्माण करवाया है? उस किले का नाम है चित्तौड़ का किला। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा।
अगला है गढ़वीठली दुर्ग कौन सा कहलाता है भैया? जी हाँ, गढ़वीठली का जो दुर्ग कहलाता है वह कहलाता है आपका तारागढ़ अजमेर। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला, जिन महलों में मुगल श्रेणी की सजावट की प्रधानता है उसके अनुसार उन्हें सुमेलित करना है। नीचे आपके स्क्रीन पर दिया गया है। किसके अनुसार? मुगल श्रेणी के सजावट की प्रधानता के अनुसार करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, रंग महल वर्ण महल जो कहलाता है वह कहलाता है आमेर। शीश महल का जिक्र होता है वह कहलाता है आमेर। फूल महल का जिक्र होता है, सभी लोग बताइए। फूल महल होता है जोधपुर और जग मंदिर या जग निवास कहलाता है उदयपुर। यानी जो हमारा ये पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हम सही कह रहे हैं? आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न दिया गया कि कनक वृंदावन अर्थात जयपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपके सवाई जयसिंह ने करवाया था। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना है। प्रसिद्ध किला कुंभलगढ़ के निर्माता कौन है? तो प्रसिद्ध किला जो कुंभलगढ़ है इसके जो निर्माता कहलाते हैं कुंभा ही कहलाते हैं। डी ऑप्शन सही कर लेना है। अगला, वह किला जिसकी आज़ादी व अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ से ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ के चांदी के गोले दागे थे। जी हाँ, चांदी के गोले दागे गए थे। उस किले का नाम बताइए। वह किला आपका और कोई नहीं, चुरू का किला चुरू है। पहला ऑप्शन सही कर ले। आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है। बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली, देवगढ़ शैली या ढूढ़ान शैली की बात कर रहे हैं। किस शैली में चांदी व मोतियों का प्रयोग हुआ है? जी हाँ साथियों, इंटरेस्टेड प्रश्न, ध्यानपूर्वक फीडबैक कीजिएगा। तो वह साथियों आपका ढूढ़ान। जी हाँ, किसी शैली में चांदी और मोती को देखिए ऐसे नहीं मिलता, चांदी मोतियों को ढूंढना पड़ता है, अर्थात चांदी व मोती का प्रयोग ढूढ़ान शैली की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन है? आमेर शैली, शेखावटी शैली, बीकानेर शैली, नागौर शैली की बात करेंगे। जी हाँ साथियों, किस शैली के चित्रण की निजी विशेषता ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किया गया है? वह शैली का चित्रण आपकी कौन सी शैली है, सभी बताइएगा। वह शैली आपकी बीकानेर शैली है। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी बताइए। सी ऑप्शन सही कर लेना है। पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली कहलाती है बूंदी, चावंड, देवगढ़, जयपुर शैली। जी हाँ, पक्षियों को महत्व देने वाली जो चित्र शैली कहलाती है साथियों वह और कोई नहीं, बूंदी शैली कहलाती है। पहला ऑप्शन सही कर लेना है। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र संपन्न है? किशनगढ़, अलवर, मेवाड़, कोटा, बूंदी। जी हाँ साथियों, भित्ति चित्रों की दृष्टि से राजस्थान का जो क्षेत्र संपन्न है वह क्षेत्र जो कहलाता है वह कोटा बूंदी का क्षेत्र कहलाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बणी ठणी चित्रकारी किसके द्वारा बनाई गई है? सावंत सिंह, सुरजन सिंह, शोरध्वज, निहाल चंद, रामलाल। जी हाँ, बणी ठणी चित्रकारी जिसके द्वारा बनाई गई है उनका जो नाम है मोरध्वज निहाल चंद। सी ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र क्या था? बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जयपुर। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, शिक्षा बंधु, भाई बहन, टीचर्स। जी हाँ, शिक्षकों के परिवार पर जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक जो मुख्य केंद्र माना जाता है वह किसे माना जाता है साथियों? बूंदी को माना जाता है। बी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ी चित्रकला शैली के दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल को, राणा कुंभा के शासनकाल को, राजा सावंत सिंह के शासनकाल को या राजा किशन सिंह के शासनकाल को? तो किशनगढ़ी जो चित्रकला है उसकी शैली के दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो स्वर्ण युग साथियों राजा सावंत सिंह के शासनकाल को माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि राजस्थान में काठ से बनी कलात्मक चित्रांकन से युक्त कठपुतलियां बनाने का कार्य किया जाता है। सवाई जोधपुर, जयपुर, नागौर में, उदयपुर में। सभी बताइएगा। जी हाँ, राजस्थान में काठ से बनी कलात्मक चित्रांकन से युक्त जो कठपुतलियां होती हैं
यहाँ बनाने का जो कार्य किया जाता है कहाँ पर किया जाता है साथियों, वह आपके उदयपुर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, छतरियों से युक्त छरबाग किस नगर में पर स्थित है? कोटा, बूंदी, भरतपुर, बीकानेर। जी हाँ, छतरियों से युक्त जो छरबाग है वह किस नगर पर स्थित है? सभी बताइएगा फटाफट अंदाज में, वह हो जाएगा आपका बूंदी। जी हाँ, छतरियों से युक्त छरबाग जो नगर है वह बूंदी पर स्थित है। बी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला प्रश्न है, नारी सौंदर्य किस चित्रकला शैली की विशेषता है? मेवाड़, कोटा, किशनगढ़ या बूंदी की बात करेंगे। नारी सौंदर्य जो है किस चित्रकला शैली की विशेषता है? सभी बताइएगा, वह आपकी किशनगढ़ शैली। सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला है, बनी ठनी चित्र किसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं? किस शैली में यह चित्रित है आपकी? अलवर, देवगढ़, बूंदी, किशनगढ़। तो बनी ठनी जो चित्र है दोस्तों, जिसे भारतीय मोनालिसा कहते हैं, यह शैली किसमें चित्रित है? सभी जानते हैं, सभी परिचित होंगे लगभग। किशनगढ़ की बात करेंगे, डी ऑप्शन की बात करेंगे। किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी? जी हाँ, अपने चरम मतलब उच्चतम शिखर पर। तो किसके शासन काल में या किस शासक के काल में किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने चरम पर थी, अपने उच्चतम शिखर पर थी? वह साथियों राजा नगरीदास के शासनकाल की बात करेंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि बनी ठनी किसकी प्रेमिका थी? जी हाँ, बनी ठनी जो है यह किसकी प्रेमिका थी? राजा सावंत सिंह की, राजा मान सिंह की, नागरी दास जी की या महाराणा प्रताप की बात करें। तो बनी ठनी जो प्रेमिका थी वह किसकी थी? जो अब आपके ज़माने में गर्लफ्रेंड बोला जाता है, पहले के ज़माने में प्रेमिका बोला जाता था। प्रेमी और प्रेमिका जो अब बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन चुका है, पहले प्रेमी और प्रेमिका बोला जाता था, बड़े प्यार और प्रेम से बोला जाता था। बनी ठनी किसकी प्रेमिका थी? सभी बताइए। नगरी दास जी की। सी ऑप्शन यहाँ पे सही कर लेना। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष केंद्र कहाँ पर है आपके? जोधपुर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में। जी हाँ, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। पर क्वेश्चन 5 सेकंड आपको वक्त दिया जाता है। राजस्थान में मूर्ति कला का विशेष जो केंद्र स्थित है साथियों, वह कहाँ पर स्थित है? आपके जयपुर शहर पर स्थित है। बी ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। ज़्यादा नहीं, 5 से 6 प्रश्न और बचे हुए हैं। आडा आयो माको जाओ लोकोक्ति का क्या अर्थ होता है? राजस्थान की लोकोक्ति से भी प्रश्न आता है। आडा आयो माको जाओ लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पे भाई की ही संकट के समय सहायक बनना आडा आयो माको जाओ लोकोक्ति का अर्थ होता है। भाई जब संकट में होता है उसके समय सहायक होना, यानी भाई ही संकट के समय सहायक है। बी ऑप्शन, आडा आयो माको जाओ। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? वंशानुगत स्वभाव कभी नहीं छूटता। जी हाँ, जो वंशानुगत स्वभाव कभी नहीं छूटता, इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? खरी बेल की खरी लोमड़ी हवे, मतलब खरी बेल के खरी तुमड़ी भी हवे, मतलब वंशानुगत स्वभाव कभी नहीं जाता है। बंदर है तो बंदर की प्रजाति उसी की भांति करती है, कुत्ता है कुत्ते की प्रजाति भोगती है, ठीक है, बिल्ली बिल्ली की प्रजाति, इंसान इंसान की प्रजाति की तरह होता है। तो वंशानुगत का स्वभाव कभी नहीं छूटता, इस कथन का अर्थ है खरी बेल की खरी तुमड़ी हवे। अगला प्रश्न है, समय का बाया मोती निपजे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जी हाँ, समय का बाया मोती निपजे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? हमारी संस्कृत सभ्यता में आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यह हो जाएगा अवसर पर किया हुआ काम फलदायी होता है। ये आपके सिलेबस पर है, देखिए तैयारी कीजिए, सिलेबस एक बार जरूर देखिए। सिलेबस का भी हमने वीडियो बना दिया है, क्या क्या सिलेबस में आना सारा कुछ देख लीजिए, वेबसाइट पर ऑलरेडी अपलोड है। गोगा जी की मेढ़ी के वर्तमान स्वरूप को किसने बनवाया है? सभी परिचित होंगे, महाराजा गंगा सिंह की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया कि राजस्थान के आराध्य देव तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? आपके नागौर, आपके चुरू, आपके जैसलमेर, हमारे भरतपुर। आप कह रहे होंगे सर ये हमारे और आप कैसे कर रहे हैं? सब हमारा है, सब आपका है, क्योंकि ये शिक्षकों का परिवार है, आपका हमारा परिवार है, आवर फैमिली है।
तो राजस्थान के आराध्य देव तेजाजी का जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? आपका कमेंट आ चुका है, वह नागौर। जी हाँ, जब भी राजस्थान के आराध्य देव तेजाजी का जिक्र हो, नागौर स्थान का जिक्र अवश्य होगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। मल्लीनाथ जी का मेला किस माह में लगता है? सभी बताइए। जी हाँ, मल्लीनाथ जी का मेला किस माह में लगता है? श्रावण, कार्तिक, चैत, बैसाख पर। तो मल्लीनाथ जी का जो मेला लगता है साथियों, वह कहाँ पर लगता है? तो वह चैत्र माह में लगता है। सी ऑप्शन हमें यहाँ पे सही कर लेना है। ठीक है, अगला रहे जो हम आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन हम आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में दे रहे हैं। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मीणा जाति के इष्ट देव हैं वीर विज्ञाजी, भूरिया बाबा, रूपनाथ या देव बाबा। जी हाँ, मीणा जाति के इष्ट देव किन्हें माना जाता है, कौन है, सभी बताइएगा। और ये प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है, सभी कमेंट करके बताइएगा। टॉप 100 ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है। राजस्थान की सभ्यता और संस्कृति के बारे में टॉप 100 हमने कंप्लीट किया, पूरा निचोड़ यहाँ पे तैयार किया था। रीट एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को भी किया, संभावित प्रश्नों को भी किया, और आने वाले प्रश्नों से जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे प्रश्नों को कंबाइंड भी किया गया है। तो मैं आपके साथ जयसवाल सर, आई होप सभी पैर में अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बात करेंगे अगले चैप्टर की। बाकी अदर आपके पेडागोजी, मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी के भी प्रश्न चल रहे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के प्रश्न चल रहे हैं, जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर 140 टारगेट है, और यहाँ टारगेट पहुँचना है तो भैया जोरदार तैयारी करनी पड़ेगी, न्यू हिलाने वाली तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, धन्यवाद सभी का, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।